आप देख रहे हैं सस्य श्यामला न्यूज़ चैनल। गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी और दाना ज़रूर दें ताकि पक्षी प्यासे भूखे मरे नहीं। साथ ही कहीं आप उसके घोंसले को देखते हैं उसको हटाएं नहीं, उसमें जो उनके बच्चे होते हैं उनको परेशान न करें। और आज हम जो चर्चा करेंगे, चर्चा का विषय होगा समकालीन समय में राष्ट्रीय अस्मिता का महत्व। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं लेखक विचारक अक्षय कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अस्मिता और के जो समकालीन महत्व हैं, उस महत्व पर सर हमारे दर्शकों को विस्तार से अपनी बात को रखें। ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल जब हम बात करते हैं तो ऐसे आम तौर पर जब हम बात करते हैं तो यह बहुत ही भेग ये से जब हम बात करते हैं तो इसके जो मूल तत्व हैं राष्ट्रीय अस्मिता के, ये स्पष्ट नहीं होता है। और इस संदर्भ में संचार माध्यम, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, ये लोग भी बहुत चिंतित नहीं दिखते हैं। इसलिए राष्ट्रीय अस्मिता का जो वास्तविक जो अभिप्राय है, हमारे जो समझ है, हम लोग जो काम किए हैं और करते रहे हैं, इसके आलोक में जब हम देखते हैं तो आज के जो समकालीन जो आप उसमें जब जोड़ रहे हैं तो यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वपूर्ण यह हो गया है कि राष्ट्रीय अस्मिता के मसले को हम जिस तरह से देखेंगे उसी तरह से उसकी जो समस्याएं हैं राष्ट्रीय अस्मिता के संदर्भ में, उसके समाधान की सबके संदर्भ में हम विचार करेंगे, हम काम करेंगे। और इसलिए हमको लगता है कि जब हम राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित जो मसले हैं उनके तर्कसंगत निदान के लिए इसको समझना ज़रूरी है, इसके वास्तविकता को। हम जब वास्तविकता कहते हैं तो राष्ट्रीय अस्मिता कोई यंत्रवत की कोई ऐसी निर्जीव संरचना नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है कि जिसका निर्माण और विस्तार या विकास कोई निर्जीव तत्वों को मिला करके बनता है। राष्ट्रीय अस्मिता के निर्माण में निर्जीव तत्वों की भूमिका सहयोगी की होती है, लेकिन जो जैविकीय पहलू हैं, मनुष्य, प्रकृति की जो संपदा है, ये सारे लोगों की भूमिका निर्णायक होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको इस सवाल को बहुत ही जीवंत नज़रिए से देखने और समझने की ज़रूरत है। दुर्भाग्यवश आज इस सवाल की चर्चा हम किसी स्तर पर नहीं करते। राष्ट्रीय अस्मिता की पूरी बातचीत सेना, सैन्य बल और जो अस्त्र शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र में भी कि किस देश के पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, किस अनुपात में हैं, किसके पास अधिक है, किसके पास कम है, ये सारे सवालों को हम अस्मिता के साथ जोड़ते हैं। और जब जो अस्मिता के सवाल को जब हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस नज़रिए से, तो जो मौलिक सवाल हम पहले कर रहे हैं वो छूट जा रहा है, वह छूटता है। और तब जो मानव समाज है, प्रकृति का जो संतुलन है, ये सारे चीज़ों में असंतुलन और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए जो समकालीन दौर है, आपके जो सवाल हैं, इसमें राष्ट्रीय अस्मिता को बहुत ही संजीदगी के साथ देखने और समझने की ज़रूरत है। इसके संरक्षण, संवर्धन के लिए उसके अनुरूप काम करने की एक योजना
बनाने की ज़रूरत है। अन्यथा अभी जिस तरह से राष्ट्रीय अस्मिता की जब हम बात कर रहे हैं, संचार माध्यमों के स्तर पर, शिक्षण संस्थानों के स्तर पर, या आम तरह से जो जन संवाद के बातचीत के जो प्रसंग बन गए हैं, यह बहुत ही घातक स्वरूप ग्रहण करते जा रहा है। उसके नतीजे आपके विभिन्न स्वरूप रोज़ रोज़ देखने सुनने को मिलता। इसलिए यह सब सचेत कर रहा है कि राष्ट्रीय अस्मिता के जो समकालीन स्थिति है, यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। इसको गंभीरता से हमको देखने, समझने और इसकी व्याख्या की ज़रूरत है। राष्ट्रीय अस्मिता का महत्व, जहाँ तक मुझे अनुभव होता है कि देश की एकता और अखंडता में भी उसकी अहम भूमिका होती है। इस भूमिका में राष्ट्रीय अस्मिता की जो भूमिका है देश की एकता और अखंडता पर, उसके बारे में आप अपना क्या विचार रखते हैं? ये अगर सीधे सीधी एक लाइन में अगर उसका जवाब हमसे पूछेंगे तो हम पूरी सहमति व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसे हम पहले राष्ट्रीय अस्मिता के जो सवाल और मसले हैं, वह कोई यंत्रवत सूत्रवत कोई मसला नहीं है। वह एक बहुत ही जीवंत मसला है। उसमें तब्दीलियां होती रहती हैं। जिस तरह से समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जो विकास की प्रक्रिया हैं, उसमें बदलाव जब होते हैं तो उसके असर और प्रभाव राष्ट्रीय अस्मिता के ऊपर से वह आकर जुड़ता। अब अभी जब आप कह रहे हैं कि जब हम, और सहमति भी हमारी है कि राष्ट्रीय एकजुटता, एकता का जो मसला है, यह भी उसके आधारभूत पहलू हैं। हम तो जब आप कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अस्मिता के लिए, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता, एकजुटता उसके आधारभूत पक्ष है। अब यह जो राष्ट्रीय आधारभूत पक्ष है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये दूसरा सवाल। कि हम जिस तरह से फिर देखेंगे राष्ट्रीय एकजुटता के लिए, तब राष्ट्रीय एकजुटता के जो सवाल हैं उसको जब बात करते हैं, उस पर जब दृष्टि जाती है, तब हमको लगता है कि किनके बीच में एकजुटता। जब हम मानव समाज और मानव सभ्यता जो जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और वर्गों के अंदर विभाजित है, ये, और इसकी जब हम बात करते हैं तब लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, ये संभव नहीं है, कुछ बात करने का मसला है, या आदर्शवादी बात है, या व्यवहारिक बात नहीं है। लेकिन हमसे जब आप पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय जो एकजुटता जो आधारभूत पहलू है, इसके निर्माण और संवर्धन की संभावनाएं आज भी पर्याप्त है। पर्याप्त इसलिए है कि पहले जब हम कई अवसरों पर बातचीत में हम बताए थे कि जो हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित और महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सभी के स्तर पर कि जो जैविकीय उनके जीवन के जो मसले हैं, उनको लेकर के उनके बीच में जो अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध का सही समाधान अगर जब होगा तभी एकजुटता होगी। अगर एकजुटता और एकता कायम नहीं है, तब वह उस पर सवाल खड़ा हो जाता है राष्ट्रीय अस्मिता पर। और यह कैसे हो, ये चुनौती है। इस चुनौती को लोग असंभव बता करके और इस दिशा से काम से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, शैक्षणिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में और सामाजिक क्षेत्रों में। लेकिन हम पहले भी आपको बताए थे कि प्यास की बात, जब हम पानी पीने की बात करते हैं तो फिर स्वच्छ पानी की बात करते हैं, और यह सबों के साथ लागू होता है, चाहे वह किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, वह गरीब हों, अमीर हों, सबके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए तर्कसंगत शिक्षा होनी चाहिए, ताकि वह उचित, अनुचित, सही, गलत में अंतर समझ सकें,
सोच सकें, उसी तरह से सबका युक्ति संगत इलाज हो। तो ये सारे जो मसले हैं, अगर जैसे ही हम इनके समाधान की दिशा में बात करते हैं, तब राष्ट्रीय एकता के जो आधार हैं वह बनते हैं। आधारभूत जो तत्व हैं वह यही है कि लोगों के जीवन के जो रोज़ रोज़ के मसले, जो सवाल हैं, हम क्या उनको लेकर के जो संसाधन उपलब्ध हैं, अब सब्जबाग मत दिखाइए, फ्लाईओवर बना करके, पार्क बना करके, स्पीड ट्रेन चला करके, वंदे भारत चला करके। अरे भाई, ट्रेन में सबको पहले सुलभ सहज पैसेंजर्स ट्रेन, उससे उच्च कोटि के जो ये थे उसकी को सुनिश्चित कर दो। उसी तरह से चिकित्सा में, उसी तरह से स्वास्थ्य में, बड़े बड़े माने हर क्षेत्रों में। हम केवल वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जब वह चीज़ें शुरू हो जाएगी सहजता के साथ, तब हमको लगता है कि वह जो एकता और एकजुटता है उसके आधार बनते हैं। यह आधार छिन्न भिन्न होता है जब हम विकास के नाम पर इन चीज़ों को एक तरफ अनदेखी करते हैं, दूसरी तरफ हम आम जन के बीच सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता पैदा करने वाले जो कार्यक्रम हैं उसका अनुपालन करते हैं, उसको अपने विकास नीति का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए हमको लगता है कि इसमें अगर थोड़ी सी तब्दीली और सुधार जनपक्षी किया जाए और सोचने समझने के जो बातचीत के जो तौर तरीके हैं, उसके जो मसले हैं, उसको इसी दायरे में केंद्रित अगर कर दें, तब राष्ट्रीय जो अस्मिता है उसके लिए जिस तरह की एकजुटता की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, वह उसका आधार बन सकता है। अभी इस आधार को हमारी राष्ट्रीय विकास नीति के कारण छिन्न भिन्न जो हुआ है, इसका फिर से पुनर्जागरण हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है, हमारी ये समझ। राष्ट्रीय अस्मिता जो है, क्या उससे आर्थिक जो संपन्नता है, आर्थिक विकास जो है, उसमें भी योगदान करती है? यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि क्या राष्ट्रीय अस्मिता राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करती है? हाँ, राष्ट्रीय अस्मिता की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका भी योगदान है उसमें। उससे अलग करके राष्ट्रीय अस्मिता हमको खाने के लिए अन्न नहीं है, हमको पहनने के लिए समुचित कपड़ा नहीं है, हमको जब इलाज के लिए दवा नहीं है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की हम व्यवस्था नहीं, आर्थिक कमजोरियों के कारण नहीं कर पाते हैं। इस तरह से जब आप देखेंगे चीज़ों को, तो इसीलिए हम पहले कह रहे थे और अभी आपको हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अस्मिता के संवर्धन में, उसके विस्तार में आर्थिक जो पहलू हैं इसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णायक भी इसको कह सकते हैं। अब जब यह है तो यह बात कह करके और यहीं अगर आप छोड़ देंगे तो आर्थिक जो पक्ष है उसकी तो फिर व्याख्या लोग करेंगे अपने अपने, चूँकि अभी तो पूरी चीज़ें सत्तावादी हो गई हैं, तो सत्ता में बैठे लोग अपने जो व्याख्याकार हैं, संचार माध्यम के लोग हों, शिक्षण संस्थान के लोग हों, वो सारे लोगों को दायित्व तय कर दिया जाता है कि आप जो राष्ट्रीय अस्मिता के आर्थिक जो पहलू हैं, हम उसको किस तरह से वहाँ मिथक गढ़ें। मिथक पहले तो गढ़ते हैं कि राष्ट्रीय जो अस्मिता में आर्थिक जो पक्ष है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो दुनिया है उसमें हम कहाँ से कहाँ चले आए। जब हम यह बात करते हैं कि हम $3 ट्रिलियन के हमारी स्थिति हो गई, हम अब $5 ट्रिलियन में प्रवेश करने जा रहे हैं और उस रास्ते पर जा रहे हैं, तब और केवल उसी आर्थिक जो पहलू है और जो पक्ष है, जब हम इसकी बात करते हैं
तब हम लोग जो कह रहे थे कि पानी के बगैर पक्षी से लेकर के जीव भी मरते हैं। अगर पेयजल उपलब्ध भी है तो वह गंदा पेयजल है। पढ़ाई अगर हम पढ़ते हैं तो वह तर्क संगत नहीं है। इलाज भी होता है तो वह युक्ति संगत नहीं होता है। नौकरी भी मिलती है तब भी हमें उस तरह के गरिमापूर्ण काम नहीं मिलता है। हम इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन सारे चीज़ों का संबंध आर्थिक नीतियों से, इसलिए राष्ट्रीय अस्मिता में आर्थिक पहलू की भूमिका को आर्थिक नीतियों के आलोक में देखने की ज़रूरत है। आर्थिक नीतियों के आलोक में जब हम देखने की जब बात करते हैं तब हम यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अस्मिता के नज़रिए से हमारी जो अर्थनीति की जो रूपरेखा है, फ्रेमवर्क है, हम उसको बताएंगे कि इस आर्थिक नीति के कारण जो एकजुटता के, जो पहले आपने एकजुटता और एकता की जो बात की थी आपने, कि उसको यह समृद्ध करता है या कमज़ोर उसके आधार को करता है। हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए वह सारी चीज़ें जाकर के जुड़ती है। हम जब इसको अलग अलग करके देखते हैं तब अस्मिता के जो सवाल हैं वो खंडित होते हैं, और जैसे ही खंडित होगा तब हम राष्ट्रीय अस्मिता की पूरी अवधारणा, उसका पूरा स्वरूप नहीं बन पाता है। हम कोई एक सवाल को लेकर के हम राष्ट्रीय अस्मिता की भोंडी चर्चा में, बहुत ही भोंडी चर्चा में हम सीमित हो जाते हैं। क्या राष्ट्रीय अस्मिता सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करती है? 100% श्यामल जी, 100% जो मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अस्मिता की रूपरेखा और उसके परिप्रेक्ष्य, पहले तो ये हमको साफ हो जाना। अगर जो मैं बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय अस्मिता की रूपरेखा अगर लोकतांत्रिक नहीं होगा तो उसका परिप्रेक्ष्य सामाजिक न्याय पक्षी नहीं हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय अस्मिता के लोकतांत्रिक जो फ्रेमवर्क हैं उसको के निर्माण और उसके क्रियान्वयन की जैसे ही हम बात करेंगे तब सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है और जो अवसर हैं वह सुनिश्चित हो सकता है। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वह नारा लगाने से न हुआ है, न होगा, न हो रहा है। वह किसी हमारे पूर्वजों के, जो पहले हमारे जो सिद्धांतकार थे, जो लोगों ने काम किया है, उनके जन्मदिन, मृत्यु के दिवस और शहादत दिवस पर मीटिंग करना, माला और उत्सव मनाने से सामाजिक न्याय को कुछ हो रहा है। सामाजिक न्याय की जितनी अवधारणाएं और संभावनाएं हैं वह रोज़ छिन्न होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम सामाजिक न्याय के नारों को बाजार के दायरे में और उसकी ज़रूरत के अनुरूप लगा रहे हैं। जैसे सामाजिक न्याय विरोधी वाला जिस तरह की मीटिंग करता है और जितने साधनों का वह उपयोग करता है, सामाजिक न्याय पक्षी भी आज उसी तरह से उन्हीं साधनों का उपयोग करता है, नारा लगाता है। और उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि चाहे ज्योतिबा फूले का आयोजन हो, उनके जन्मदिन और या मृत्यु दिवस के, या बाबा साहब अम्बेडकर का हो, महात्मा गांधी का हो, या पूरी चीज़ों को किस तरह से उत्साह और उमंग के ये में जो राष्ट्रीय अस्मिता कि हम जो बात कर रहे हैं, आपके जो सवाल हैं कि उससे सामाजिक न्याय का क्या सरोकार है। जब हम राष्ट्रीय अस्मिता और सामाजिक न्याय के सरोकार को देखते हैं तब हमारे ऊपर आज राजनीतिक दायित्व बनता है कि हम जो हमारे सवाल ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी, अम्बेडकर और जैसे सरीखे जो लोग रहे हैं हमारे समाज में सामाजिक न्याय के पक्षधर, उसके लिए राह दिखलाने के लिए, उनकी बातें जहाँ रुकी हैं, अधूरी रह गई हैं, उन चीज़ों को उस अवसर पर, उनके जन्मदिन पर, उनके मृत्यु के दिवस पर, उन चीज़ों को फिर एक बार हम राष्ट्रीय अस्मिता
और सामाजिक न्याय के दायित्व को चिंता का विषय क्या हम बनाते हैं? उसकी चर्चा कोई करता है? या कभी तो हम तो नहीं सुने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यह दोनों के बीच में अंतर संबंध है। अकेले अकेले सामाजिक न्याय का कोई टापू नहीं बनाया जा सकता है, कहीं नहीं बना है। जब भी सामाजिक न्याय की स्थापना होगी तब हम जो बात कह रहे हैं कि वह पूरी एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा होगी जिसकी अर्थनीति, शिक्षा नीति और सारी चीज़ों को हमको उस नज़रिए से देखेंगे और तब हमको देश और दुनिया में लोग भी स्वीकार करेंगे कि वह एक ऐसा देश है जहाँ के शिक्षितों का स्तर यह है, वहाँ चिकित्सा का स्तर ये है, वहाँ रोज़गार इस तरह से, बेरोज़गारी का क्या हाल है और रोज़गार का क्या हाल है। ये सारे सवाल कैसे जुड़ते हैं, हम इन सवालों को कोई उठाने वाला, बोलने वाला, उजागर करने वाला नहीं है। आप इन सवालों को आज जो बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से आप अलग अलग भी उठा रहे हैं, लेकिन उसकी क्रमबद्धता हम इस सेंस में कह रहे हैं कि आप उसकी अवधारणा से लेकर के और जब यहाँ आते हैं और इससे जो हम लोग की बातचीत हुई है, हमको तो कम से कम एक अवसर मिला आपके इन सवालों से कि राष्ट्रीय अस्मिता की जो पूरी फ्रेमवर्क है, उसकी रूपरेखा है, वह आम आपके श्रोताओं के बीच, आपके दर्शकों के बीच यह एक संवाद का विषय बन सकता है कि राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल को लेकर हम कैसे ठगे जाते हैं, कैसे भ्रमित होते हैं और उसमें हमारा इस्तेमाल राजनीतिक कर लेता है सत्ता वाला। हमारे लिए कुछ नहीं होता है। वह सामाजिक न्याय का नाम भी देगा, वह जात की पक्षधरता और धर्म की पक्षधरता की भी बात करता है, लेकिन उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। और जब हमारे ही लिए कुछ नहीं है तो राष्ट्रीय अस्मिता का आधार नहीं बनेगा और तब उसकी चर्चा के फिर नया नया मिथक और भ्रम गढ़ता है। इसलिए उनसे बचने की ज़रूरत है। क्या राष्ट्रीय अस्मिता देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करती है? ये आज के दिन में बहुत गंभीर मसला है। राष्ट्रीय अस्मिता इसके सांस्कृतिक जो विरासत है, जब हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं तब फिर उसकी व्याख्या, उस पर सवाल, उस पर अभी जो पिछड़ावाद, दलितवाद, सवर्णवाद और आधुनिकता को मत ये कीजिए, उसको भी आधार अब बनाइए। क्योंकि हम पीछे तो लौट नहीं समझ सकते हैं, तो पूरी जो व्यवस्था है राज्य की है, प्रबंधन उसका वो पूंजीकृत हो गया है। इसलिए हम विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की भी बात करते हैं और सांस्कृतिक विरासत के और बात करते करते हम जो आधुनिक समाज है उसके विजातीय संस्कारों से लबरेज भी हो जाते हैं पूरी तरह से। हम जब ये बात कह रहे हैं तब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर आस्था के जो केंद्र हैं, चाहे वह बनारस, काशी हो या दुनिया के अंदर कहीं, दुनिया नहीं अपने देश के अंदर जहाँ भी उनके स्वरूप बदले हैं, वह क्या हो गया? आस्था के केंद्रों को पर्यटन का स्थल बना दिया गया। जब आस्था के केंद्र हैं तो उनके आस्था की जो मूल्य और मान्यताएं थी अब वही रह गया या उसका व्यावसायीकरण हुआ है। पर जब जैसे ही वह पर्यटन का केंद्र बनता है तो पर्यटन केंद्र के निर्माण में पूरी तरह से जो व्यावसायिक रूपरेखा है उसको स्थापित करने के लिए जो पुराने हमारे मंदिर थे, मठ थे, उनको ध्वस्त किया गया। हमारे जो पुरोहित थे, पूजा पाठ की जो पुराने स्थली थी, वो सारे चीज़ों को हटा करके उनको आकर्षक बनाने के लिए हटाया गया। और अब जो हमारे जो वैसे हमारे जो जनरेशन हैं, जो हमारी जो माने बच्चे हैं, जब वो जाएंगे और तब वहाँ के बारे में, बनारस के बारे में, अयोध्या के बारे में, कहीं के बारे में जब वो जाकर देखेंगे तब वो तो वही देखेंगे।
तो कौन सी विरासत की? मैं जब विरासत की बात कर रहा हूँ तो बहुत संवेदनशील मामला है और गंभीर मामला है, इसलिए। लेकिन विरासत के नाम पर फिर से एक बार अपने राजनीतिक जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं राज्य सत्ता का, उसमें एकजुटता का, उसमें एकता का छद्म भावनात्मक स्वरूप खड़ा करने की कोशिश होती है। इस तरह से चीज़ों को नहीं लोग देखते हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि पहाड़ पर जो भूस्खलन हुआ और जो चीज़ें बंद हो, पट बंद हुआ, इन सवालों पर जो चर्चाएं हुआ करती थी, उन सवालों को देखिएगा कि आप उन जगहों का, एक तो केवल यही नहीं हम कह रहे हैं कि केवल पर्यटन स्थल ही नहीं उनको बनाया जा रहा है, वह व्यवसाय के केंद्र भी बनाया जा रहा है। और वहाँ जो संसाधन है, उन संसाधनों के पूंजीवाद के विकास के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश हो रही है सत्ता के द्वारा। और ऐसी स्थिति में हम सांस्कृतिक सरोकार की बात करते हैं, तो तरीका जो सांस्कृतिक सरोकार का है, जो रास्ता है, वह यह नहीं हो सकता। हमको राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहरों की जब हम बात करेंगे, तब हमको फिर से एक बार इससे इतर अलग सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, उसमें मानवीय और जो सामाजिक मूल्य है, हमारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उसमें मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों की भी चर्चा है। और उस चर्चा में अवसर और गुंजाइश है। आधुनिक युग में भी जब हम ब्राह्मणवाद, दलितवाद, पिछड़ावाद और आधुनिकतावाद में एक सहमति के बिंदु हो सकते हैं, और वही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की नई अवधारणा हमको गढ़नी होगी, जिसमें सांस्कृतिक जो धरोहर है उनकी भी गुंजाइश होगी। हम सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर हम अंधभक्ति की गुंजाइश है, हम उसके प्रति सचेत करते हैं कि हमको भय है कि हम जैसे ही सीधे सीधी उसकी बात करेंगे, तब आप अच्छा किस बात को स्वीकार करते हैं और किसको नकारते हैं। हम जब राष्ट्रीय अस्मिता की, पहले जो आपके सवाल थे जब हम बात कर रहे थे, अगर हम अभी इसको उसी नज़रिए से फिर देखने लगेंगे, जैसे राज्य सत्ता के लोग या उसके जो चाटुकार हैं, वो जब उसकी व्याख्या करते और लिखते हैं, तब हम फंस जा सकते हैं, उलझ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अस्मिता की एक नई अवधारणा, उसके को स्थापित करने, उसको सुरक्षित रखने की नई रूपरेखा हमको गढ़ने का यह समय है, जिसमें सबकी गुंजाइश होगी। अगर अंधभक्ति नहीं होगी तो अंधविरोध भी नहीं होगा। हम दोनों बात कर रहे हैं कि उनके बीच में तार्किक समन्वयन की ज़रूरत है। इस सवाल पर पहले चर्चा तो शुरू हो, रास्ता तो निकलेगा और है समाधान। समकालीन समय में राष्ट्रीय अस्मिता एक जटिल मुद्दा है जो कई समस्याओं से जूझ रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद, भाषावाद और सामाजिक विभाजन राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ये गंभीर खतरे हैं। राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत करने के लिए राष्ट्र को एकता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी देश में राष्ट्रीय अस्मिता बची रहेगी और तभी देश सुरक्षित रहेगा। केवल यह बोल करके कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश को बचाना मुश्किल नहीं, असंभव है। राष्ट्रीय अस्मिता मजबूत हो, राष्ट्रीय अस्मिता को बना कर रखना होगा, तभी देश मजबूत रहेगा और मजबूत हाथों में होगा। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों को भी फिर एक बार धन्यवाद।